फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बीए फर्स्ट ईयर की जो हिस्ट्री है उसके यूनिट नंबर 4 करने वाले हैं और आज पूरी की पूरी यूनिट जो 4 है वो समाप्त हो जाएगी। यूनिट का नाम क्या है? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहर और त्रिपक्षीय संघर्ष। यह हमारे यूनिट का नाम है। हम किन किन चीजों को समाप्त करने वाले हैं ये देख लेते हैं। भारतीय समकालीन, इसमें क्या है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया थी। हम राष्ट्रकूट के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रकूट होता क्या है। इसके बाद हम पाल वंश के बारे में जानने वाले हैं, फिर हम गुर्जर और प्रतिहर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं प्रारंभिक मध्यकाल भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया किस प्रकार की थी। जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, अब देखिए गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा है 550 ईस्वी में। जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन होता है तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने से पहले जो काल होता है उसे प्रारंभिक मध्य काल की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए प्रारंभिक मध्यकाल की संज्ञा दी जा रही है, ये बहुत ही संक्रमण का काल माना जाता है। आप बोलोगे मैम ये संक्रमण का काल क्या है? देखिए इसमें कई सारे जो शासक हैं वो उदय होते हैं, वो विकास करते हैं, उद्भव होता है, बाद में उनका पतन हो जाता है। कोई भी शासक सही ढंग से सुदृढ़ तरीके से विकास नहीं कर पाता है, साम्राज्य का सही तरीके से शासन नहीं कर पाता है, ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो शासन होता है वो केंद्रीकृत सरकार के द्वारा किया जाता है। आप बोलोगे मैम केंद्रीकृत किस प्रकार से? देखिए केंद्रीकृत में क्या होता है, जो शासक होता है पूरे के पूरे साम्राज्य का स्वयं शासन करता है, किसी को भी अपने अंडर में नहीं रखता है। सही तरीके से शासन जो नहीं करता है, शासक चाहता है, वो चेष्टा करता है कि पूरे साम्राज्य को पूरे सुदृढ़ तरीके से शासन कर सके। अब इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सामंतवादी व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, गुप्त शासकों ने सामंतवादी व्यवस्था को बहुत ज्यादा ही बढ़ावा दिया था। सामंतवादी व्यवस्था की जड़ें बहुत ही मजबूत हो गई थी जब गुप्त काल का पतन हो गया था। अब इस सामंतवादी व्यवस्था वाले जो लोग थे, इसमें क्या है, सामंत व्यवस्था में होता क्या था, इसमें जो गुप्त शासक होते थे वो किसानों को नहीं, ये ज्यादातर जो है ब्राह्मणों को और अन्य लोगों को जो है कहीं ना कहीं क्या भूमि अनुदान में दे देते थे। वो राजकोषीय स्तर पर इस प्रकार से वो क्या भूमि को अनुदान में देते थे। अब देखिए नगद पैसे ना देके, क्या नगद पैसे यानी नगद आय ना देके व्यक्ति को उसको भूमि अनुदान में देती। अब भूमि इतनी ज्यादा अनुदान में दी कि सामंत व्यवस्था को उन्होंने बहुत हद तक बढ़ा दिया। अब सामंत व्यवस्था बढ़ने लग गई, किसानों का शोषण होने लग गया, जो उनकी स्वतंत्रता थी कहीं ना कहीं उस पर प्रतिबंध लग गया। अब क्या प्रतिबंध लग गया है, वो अपने स्वतंत्र तरीके से जो है किसान यानी खेती नहीं कर सकते हैं। किसान सही तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं, अपनी उपज को बढ़ा नहीं सकते हैं। अब इस साम्राज्य में क्या होगा, आपको देखने के लिए मिलेगा कि वस्तुओं में कमी आएगी, विदेशी व्यापार जो है उसका पतन हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है अर्थव्यवस्था चरमराने लग जाएगी। इसे देख के सामंत व्यवस्था वाले लोगों को ऐसा लगा कि अब उन्हें कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए। अगर सुधार नहीं किया तो पूरा का पूरा साम्राज्य जो है उसका पतन हो जाएगा। तो इसीलिए शासकों ने निश्चित किया कि वो किसानों के साथ यानी जनता के साथ सीधा संपर्क करेंगे, सीधा उनसे बात करेंगे। अब शासकों ने कहीं ना कहीं मध्यस्थता की भूमि को ले लिया, यानी वो मध्यस्थता करेंगे, उनसे बात विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद समस्या का हल निकालेंगे। अब शासकों ने इस प्रकार से सोच लिया कि अब तो यही चारा बचा है, जब तक जनता से बात नहीं की जाएगी तब तक समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। और अगर मैं आपको बताऊं सामंत व्यवस्था आप सुन रहे होंगे, आपको पता चलेगा सामंत व्यवस्था हमें सिर्फ भारत में नहीं यूरोप में भी देखने के लिए मिलती है। परंतु यूरोप और भारत की सामंत व्यवस्था में बहुत ही अंतर था। जो यूरोप के शासक थे सामंत व्यवस्था को इस प्रकार से करते थे कि सामंत वाले जो लोग थे, जो शासक थे, वो कहीं ना कहीं जो असली राजा है उसे बहुत ही समर्थन देते थे, कहीं ना कहीं उन्हें हर प्रकार से समर्थन देने का प्रयास करते थे। परंतु ये जो सामंत थे वो जनता पे कहीं ना कहीं टैक्स लगाते जा रहे थे और उतना ज्यादा टैक्स लगाया था कि जनता जो है टैक्स के भार को संभाल नहीं पा रही थी। और साथ में ये जो है बहुत सारी गड़बड़ियां करते थे, ये जो है पीछे नहीं हटते थे जो असली शासक है उसकी सत्ता को छीनने के लिए।
यहाँ तक कि असली शासक की सत्ता को छीनने के लिए भी ये तत्पर रहते थे सामंतवादी व्यक्ति। अब देखिए, सामंतवादी व्यक्ति में सिर्फ आपको पुजारी ही नहीं दिखेंगे, पुजारियों को तो दी जाती थी मंदिर निर्माण करने के लिए, साथ में अन्य व्यक्तियों को भी दी जाती थी नकद पैसे को ना देके। तो ये देखने के लिए हमें समझ आया इसके अंदर हम क्या था इसके अंदर बेसिकली। अब देखिए, हम राष्ट्रकूट के बारे में जानने वाले हैं कि राष्ट्रकूट होता क्या है। आपके मन में आ रहा होगा, देखिए, बादामियों के चालुक्य के पतन के बाद राष्ट्रकूट शक्ति का जो है विकास हुआ। देखिए, जैसे मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में करवाया था कि जो चालुक्य का शासन था वो बहुत ही लंबा शासन था। तो अब क्या चल रहा है यहाँ पे, जो बादामी शासक जो है उनके पतन के बाद, बादामी चालुक्य के पतन के बाद क्या हुआ, कुट का, यानी इसमें क्या कुट शक्ति का कहीं ना कहीं विकास हुआ और वो आगे उभर के आई। अब ये है इसमें। अब दक्कन में 8वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रकूट का नियंत्रण हुआ। अब दक्कन का जो क्षेत्र है, क्या दक्कन के क्षेत्र पर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के शासकों ने कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण कर लिया और वो राष्ट्रकूट के अंदर में आ गई है, साम्राज्य में आ गई है। ये पता चला इसके अंतर्गत हमें। देखो, राज्य के संस्थापक जो है दंती दुर्ग जो थे। अब क्या है, राज्य के संस्थापक क्या है, दंती दुर्ग है। ये पता चला। इन्होंने चालुक्यों के शासकों को कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था। इसमें क्या है, कीर्तिवर्मन द्वितीय को इन्होंने ही हराया था। ये हमें समझ आया इसके अंदर बेसिकली। अब देखिए, इसमें क्या है, बादामियों पर जो कब्जा किया, इन्होंने बादामियों पर कब्जा कर लिया है। किसने किया है आपको ये बताती हूँ मैं। जो द्वितीय दुर्ग है उन्होंने क्या, दो द्वितीय दुर्ग थे, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रकूट की स्थापना की है द्वितीय दुर्ग ने की है। उसके बाद जिन्होंने चालुक्य के शासक जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय को हरा दिया है। जब कीर्तिवर्मन को हराया है तब जाके किसने की है, द्वितीय दुर्ग ने स्थापना की है राष्ट्रकूट की। ये समझ आया हमें इसके अंतर्गत। और देखो, बादामियों का कब्जा जो था उसे कर लिया था इन्होंने, क्या है, बादामियों पर कब्जा कर लिया था, यानी चालुक्य शासक थे उनकी संपदा पर कब्जा कर लिया है राष्ट्रकूट के शासक ने, द्वितीय दुर्ग ने कर लिया है। बहुत बेहतरीन शासन कर रहे हैं, ये समझे। इन्होंने उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम थे। अब जो इनके उत्तराधिकारी हैं, जो द्वितीय दुर्ग के उत्तराधिकारी, उनके जो पुत्र हैं वो क्या है, कृष्ण प्रथम है। ये समझ आया। अब देखिए, जो कृष्ण प्रथम है, जो द्वितीय दुर्ग के जो चाचा थे, अब ये द्वितीय दुर्ग के क्या है, चाचा है, द्वितीय दुर्ग के चाचा है, जिन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें माना जाता है कि इनके द्वारा ही कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये समझ आया इसके अंदर बेसिकली हमें। अब देखिए, इसका श्रेय जो है इन्हीं को दिया जाता है कि एलोरा का जो मंदिर है, बोलोगे मैम ये एलोरा का मंदिर क्या है, तो देखिए, एलोरा का जो मंदिर है वो कैलाशनाथ मंदिर है। इसे पूरी की पूरी पहाड़ी को खोखला करके बनाया गया था और बहुत ही सुंदर है। आप नेट पे सर्च करके जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, इसमें क्या है, इसके अंदर हमने समझा कि कृष्ण प्रथम ने पराजित किया था, इसके बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद क्या, सिंहासन पर कब्जा कर लिया, आप बोलोगे मैम किसने कर लिया, ध्रुव जो शासक हैं उन्होंने क्या कब्जा कर लिया। जो कृष्ण प्रथम थे उन्हें हटा के द्वितीय दुर्ग के, जो उन्होंने द्वितीय दुर्ग को हटाया, द्वितीय दुर्ग ने किसे रखा था, उत्तराधिकारी। द्वितीय दुर्ग ने कृष्ण प्रथम को उत्तराधिकारी रखा और कृष्ण प्रथम को जो है ध्रुव ने हरा दिया, उनकी सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये समझ आया इसके अंदर हमें। अब देखिए, इन्होंने क्या सिंहासन पर उनके कब्जा कर लिया है और जो दुर्ग ने गंगा, पल्लव और वेगी के शासकों को भी हरा दिया। यानी ये जो ध्रुव है बहुत ही बेहतरीन शासन कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गंगा के, पल्लवों को और वेगी के शासकों को एकदम हरा दिया इन्होंने, और इन्होंने विजय के ध्रुव को पूरे दक्कन में अधिपति बना दिया। जो इनकी विजय थी, इन्होंने इतने ज्यादा साम्राज्यों को पराजित किया, इनके विजय ने इन्हें अधिपति बना दिया है। क्या अधिपति, एक आप बोल सकते हो पद दे दिया है इन्हें, इतना बेहतरीन। इसमें क्या है, गोविंद तृतीय को सभी राष्ट्रकूट शासकों को संबंधित महान शासक माना जाता है। अब जो गोविंद तृतीय हैं उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। ध्रुव ने अपना उत्तराधिकारी जो है गोविंद तृतीय को रखा था। ये समझ आया इसके अंतर्गत हमें। देखिए, जब वह उत्तर में लड़ने में व्यस्त थे, अब देखिए क्या, गोविंद तृतीय जो है युद्ध में लड़ने में बहुत ही व्यस्त हैं। अभी क्या षड्यंत्र रचा जाएगा ये देखिएगा। चोल, पांडे, पल्लवों ने क्या किया, उन्होंने खिलाफ एक गठबंधन कर लिया। अब ये तीनों देखिए, चोल भी गठबंधन में आ गए, पांडे भी और पल्लव भी, ये तीनों एकजुट हो गए और गठबंधन बना लिया जो गोविंद तृतीय है उन्हें पराजित करने के लिए। परंतु ऐसा नहीं होता, गोविंद तृतीय एक वीर की तरह तीनों को पराजित कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि वो लोगों को हरा देते हैं का गोविंद तृतीय।
इसके बाद आपको मिलेगा कि उसने जो है श्रीलंका के राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया था। गोविंद तृतीय ने श्रीलंका के जो राजा थे उन पर भी कहीं ना कहीं उनके साम्राज्य पूरा नियंत्रण कर लिया था, उन्हें पराजित कर दिया था गोविंद तृतीय ने। अब देखिए उसके बाद गोविंद तृतीय के बाद क्या होता है, दूसरे शासक आते हैं। वो देखिए इसमें क्या है, अमोघवर्षक प्रथम थे जिन्होंने समक्ष शासक थे, जो कि बहुत ही सक्षम शासक थे, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से शासन किया। ये बताया जा रहा है जो है मोघवर्षक ने शासन किया, और जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, मोघवर्षक ने भी बहुत ही लंबे समय तक शासन किया है। इसके अंतर्गत ये समझ आया हमें, ये भी कला संरक्षण को बहुत ही बढ़ावा देते थे, गोविंद तृतीय की तरह, अपने पिता की तरह जो है बहुत ही जो संरक्षण को बढ़ावा देते थे, कला वगैरह को, कला साहित्य को। देखिए इसके बाद जो है गोवर्षक ने प्रथम ने मान्य खेती को अपनी राजधानी वाली, जो मान्य खेती है उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया मान्य खेती को। इसके बाद आपको राजधानी बना लिया। इसके उत्तराधिकारी जो पुत्र है वो कृष्णदुत्त, अब इनका जो पुत्र आ गया है कृष्णदुत्त, अब इनके उत्तराधिकारी बन गए हैं। सत्ता जो है एक से एक दूसरे हाथों में जाती जा रही है, बेहतरीन शासन हो रहा है, अभी हमें इतना समझ आया है। तो देखिए इसके बाद उनके पोते इंद्र थे। अब इंद्र और क्या कृष्णदुत्त हैं, उनके पास अब क्या आ गया है, सिंहासन आ गया है। अब ये शासन करेंगे और इनका शासन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ये इतने अच्छे तरीके से शासन को चला नहीं पाते हैं। उसके बाद चालुक्य जो है अपनी सत्ता को वापस से प्राप्त कर ले। तो देखिए भी हमने क्या जाना, प्रारंभिक मध्यकाल भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया किस प्रकार थी ये हमने समझ लिया। अब देखिए हम जानेंगे राष्ट्रकूट भी हमने समझ लिया। देखिए हम पाल वंश के बारे में जानने वाले हैं कि शासक किस प्रकार से शासन करते थे पाल वंश में। तो देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल में अराजकता और अस्पृश्यता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही फैलने लग गई थी। ऐसे मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन ने बहुत ही बेहतरीन शासन किया, परंतु उनकी काल अवधि बहुत ही कम थी, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका शासन काल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो देखिए इसमें क्या बता रखा है कि बंगाल में अराजकता बहुत ज्यादा ही फैलने लग गई थी, अस्पृश्यता फैलने लग गई थी। तो बंगाल के लोगों ने अराजकता को कम करने के लिए उन्होंने गोपाल नामक व्यक्ति को जो है शासक नियुक्त कर लिया। उन्हें लगा कि गोपाल बहुत बेहतरीन तरीके से शासन करेंगे, इसीलिए गोपाल नामक व्यक्ति को उन्होंने क्या अपना शासक नियुक्त कर लिया। अब देखिए गोपाल ने 5 वर्षों तक शासन किया और उन्होंने पाल वंश की नींव जो है बहुत ही सफलता पूर्वक रखी, यानी गोपाल को शासन करने के लिए चुना गया, यानी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शासक को चुना था जिन्होंने 5 साल तक बहुत बेहतरीन शासन किया। अब देखिए इसके बाद क्या है कि जब उन्होंने नींव रख दी, क्या किसकी उन्होंने रख दी, पाल वंश की नींव इन्होंने बहुत ही सफलता पूर्वक रखी। किसने, गोपाल ने। अब पाल वंश बिहार बंगाल के बड़े बड़े हिस्सों को नियंत्रित करते थे, यानी जो पाल है यानी गोपाल है वो बंगाल के और बिहार के दोनों ही हिस्सों पर पूरा का पूरा नियंत्रण रखते थे और देखते थे किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है लोगों के बीच में। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत बेहतरीन शासन किया। कुछ समय के लिए भारत को प्रमुख शक्तियां थी, यानी भारत के प्रमुख उनके पास शक्तियां थी और पाल का राजनीतिक आधार बिहार और बंगाल की उपजाऊ भूमि थी। देखिए जो उन्होंने भारत पर शासन किया, गोपाल ने बंगाल और बिहार पर जो शासन किया, वो कारण ये है कि उन्होंने भारत में इतना अच्छा शासन इसलिए किया था क्योंकि बंगाल और बिहार की जो भूमि थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, यानी कृषि बहुत बेहतरीन हो रही थी। जब कृषि बेहतरीन होती है तो आपको पता है कि साम्राज्य बहुत ही ऊपर जाता है। अगर शासक अच्छा हो और उपज अच्छी हो और पैसे सही मिल रहे हो तो शासक जो है अपने साम्राज्य को बहुत ही विशाल करता है और चाहता है किसी प्रकार की समस्या ना हो जनता के बीच में, इसीलिए जो है जनता ने गोपाल को चुना था। अब देखिए इसमें क्या है, भूमि। अब ये भूमि थी और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे इनके, किसके, गोपाल के। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध जो है वो व्यापारिक थे, यानी वो दूसरे देशों के साथ भी क्या है अच्छे संबंध रखते थे, व्यापार करते थे। अब ये गोपाल के पुत्र जो थे उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल बने और सफलतापूर्वक वो एक सफल योद्धा भी थे। अब देखिए गोपाल का जो पुत्र है वो धर्मपाल है, उससे उत्तराधिकारी बना दिया। किसने बनाया, गोपाल ने अपने पुत्र को साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और वो बहुत ही बेहतरीन योद्धा था उनका पुत्र। ये पता चला हमें इसके अंतर्गत। अब बहुत ही बेहतरीन शासन किया। जो उनके पिता का साम्राज्य था उसे तो फला फूला, यानी उसका अच्छे से विकास तो किया ही, साथ में और साम्राज्य को विजय किया, यानी दूसरे शासकों को पराजित करके और साम्राज्य को क्या और विशाल कर लिया अपने साम्राज्य को, ये बताया गया इसके अंतर्गत। धर्मपाल की मृत्यु। अब देखिए इनके पुत्र की मृत्यु हुई है धर्मपाल की, इसके बाद उनका उत्तराधिकारी देवपाल बना। अब देखिए धर्मपाल की मृत्यु हुई,
अब धर्मपाल ने अपने पुत्र को क्या उत्तराधिकारी बनाया, उनके पुत्र का नाम क्या है, धर्मपाल है। तो ये समझ आया इसमें हमें। धर्मपाल को प्रभुत्व यानी उन्होंने उनका जो प्रभुत्व था उन्होंने बरकरार रखा, अपने पिता का धर्मपाल का जो है उन्होंने प्रभुत्व को बरकरार रखा देवपाल ने। अब देखिए इन्होंने ना केवल अपने पिता के विरासत को, जो मिली विरासत को उन्होंने बनाए रखा, यानी कि किसने, देवपाल ने अपने पिता की विरासत को बनाए ही नहीं रखा, इतना समझ आया हमें। और उन्होंने जो साम्राज्य को और विशाल कर लिया, और भी शामिल कर साम्राज्य, ये बताएगा इसके अंतर्गत। तो मिले साम्राज्य को बनाए रखा इन्होंने, बल्कि जो है सीमाओं को विस्तार किया, उन्होंने अपनी सीमाओं को और विस्तार करना आरंभ कर दिया, किसने, देवपाल ने, किसके, धर्मपाल के पुत्र जो हैं अब वो शासक बन गए हैं। तो इन्होंने एक आक्रमण साम्राज्यवादी नीति का पालन किया, इन्होंने जो है साम्राज्यवादी नीति का पालन किया, आक्रमण साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। अगर कोई आक्रमण करता है तो वो उसका जवाब देंगे, इस प्रकार से। तो इन्होंने अपने अधिकांश जीवन को सैन्य गतिविधियों में बिताया। जो देवपाल हैं वो अपना अधिकांश जीवन कहाँ बिता रहे हैं, सैन्य गतिविधियों में बिता रहे हैं, साम्राज्य का विस्तार करने में, साम्राज्य को और बढ़ाने में बिता रहे हैं, ये बताया गया इसके अंतर्गत। वह कला और महान संरक्षक थे, ये क्या है, ये भी कला और महान संरक्षक थे। कौन, देवपाल कला को महान मानते थे, उसका संरक्षण करते थे, और जो व्यक्ति सही तरीके से कला करता था उसे प्रोत्साहित करते थे। तो ये बताया गया इसमें। अब देखिए इन्होंने क्या संरक्षण दिया, और महान वास्तुकार भी थे। इन्होंने कई बौद्ध मठों और मंदिरों का निर्माण कराया था, किसने, देवपाल ने जो है बौद्ध धर्म, आपको ये पता चल रहा है कि देवपाल जो है बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं मान रहे हैं। बौद्ध धर्म के मठों का निर्माण करने में इन्होंने सहायता की। मठों में कहा जो भिक्षु भिक्षुनियां रहते हैं, इसीलिए इन्होंने सहायता की, यानी बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं उसके प्रचार में इन्होंने सहायता की, किसने, देवपाल ने। तो ये समझ आया इसके अंतर्गत इन्होंने सहायता की। इसके बाद पाल वंश जो है वो समय के लिए, अब देखिए क्या हो रहा है, अब देवपाल का जो शासन है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता जा रहा है, इसमें कमी देखने के लिए मिलती है हमें। इसमें क्या है, इनका शक्ति पटना के आसपास ही तक सीमित हो गई। देवपाल की शक्ति क्या, सिर्फ पटना के आसपास तक सीमित हो गई, और इनके साम्राज्य का कहीं ना कहीं पतन हो गया। चलिए गुज्जर प्रतिहार के बारे में जानने वाले हैं। अब चलिए, गुज्जर प्रतिहार शुरू में एक राजपूत कबीले के थे। जो गुज्जर प्रतिहार है वो शुरू में क्या, एक राजपूत कबीले के थे, जो कि गुज्जर वंश के थे। गुज्जर वंश 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आकर बस गए थे। जो गुज्जर लोग हैं वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आके बस गए थे। और यह माना जाता है कि गुज्जर जो प्रतिहार है यहाँ के मूल निवासी थे। ये माना जाता है जो गुज्जर और प्रतिहार है वो भारत के ही मूल निवासी थे। इतना समझ आया इसका। और क्षत्रिय वर्ग के थे। जो गुज्जर प्रतिहार है वो क्या, क्षत्रिय वर्ग के थे। ऐसे ब्राह्मणों ने 4 वर्णों में बांटा था, तो ये जो है क्षत्रिय वर्ग के थे। क्षत्रिय वर्ण का मतलब राजा वंश, यानी इनका कार्य क्या है, युद्ध करना, न्याय करना, इस प्रकार के कार्य हैं इनके। तो इन्हें पूर्वज जो हरिश्चंद्र थे, इनके जो पूर्वज थे कौन थे, हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने भद्र नामक एक क्षत्रिय महिला से विवाह किया था। जो भद्र नामक महिला से किसने, हरिश्चंद्र ने विवाह किया था। इनके पूर्वज थे, किसके पूर्वज थे, गुज्जर प्रतिहार वंश के जो है ये क्या पूर्वज थे। और भद्र के पुत्रों ने अपनी जाति को अपनाया। जो भद्र के पुत्र थे उन्होंने क्या अपनी जाति को अपना लिया, ये बताया गया इसके अंतर्गत। और कुछ साक्ष्य कहते हैं कि गुज्जरों के पूर्वज लक्ष्मण से संबंधित हैं। यानी कुछ साक्ष्य ये कहते हैं कि गुज्जर जो है वो लक्ष्मण से संबंधित है, यानी लक्ष्मण जी के वंश से संबंधित है, ये माना जाता है। प्रतिहार जो है बहुदेवीवादी थे। जो प्रतिहार हैं वो बहुदेवीवादी थे। बहुदेवीवादी यानी बहुत सारे देवताओं को मानने वाले थे। अब देखिए कौन कौन से, और वह विष्णु, शिव और जो भगवती की पूजा करते थे। किसकी जो है, विष्णु जी की करते थे, शिव जी की करते थे, और भगवती जी की जो है ये पूजा करते थे। तो ये समझ आया, ये बहु ईश्वरवादी थे। और प्रतिहारों ने अरबी की घुसपैठ का विरोध किया था। जो अरबी लोग भारत में घुसपैठ करते थे तो इसका जो है प्रतिहारों ने क्या विरोध किया। और इसके बाद है, इस राजवंश के पहले जो है महान शासक थे वो नागभट्ट थे। यानी इस वंश के सबसे पहले महान शासक जो कि बहुत ही गौरवशाली शासक थे वो नागभट्ट को माना जाता है। ये समझ आया हमें। जिनके शासनकाल के दौरान अरब और मुसलमान जो है, अरबी और मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कर लिया और भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह हार गए। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया परंतु वो क्या, हार गए। उन्होंने कब्जा कर लिया था भारत पे, परंतु वो आखिरी में क्या हुए, हार गए। तो ये बताया गया इसके अंतर्गत। नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारी को एक शक्तिशाली राज्य में विरासत कर दिया। इसमें क्या है, विरासत कर दिया अपने क्या उत्तराधिकारी को नागभट्ट ने।
एक शक्तिशाली राजा के रूप में। नागभट्ट के बाद कक्का, फिर उसका देवराज के बाद पुत्र जो है मत्स्य राज ने धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बढ़ाया। यानी इसके तर्क है कि नागभट्ट के बाद जो है कक्का आए, ये शासक बने, फिर उसके बाद देवराज आए और उसके बाद पुत्र के रूप में जो है मत्स्य राज आते हैं और ये धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जो है बढ़ाते जाते हैं, ये बताया गया इसके अंतर्गत। और मत्स्य राज के पोते जो है रामभद्र है, क्या मत्स्य राज के ये पोते थे, ये बताया गया इसके अंतर्गत। और मुश्किल से इन्होंने 3 वर्षों तक ही शासन किया था और आखिरी में बताया गया रामभद्र के पुत्र जो है मेहर भोज थे। यानी कि जो इन्होंने रामभद्र है उन्होंने शासन किया, यानी इन्होंने जब शासन किया सिर्फ इनका शासन 3 सालों तक ही चल पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, ये बताया गया है। यानी इनकी काल अवधि शासन करने की बहुत ही छोटी थी। अब देखिए इसमें बताया गया इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की अगर बात करते हैं तो साबित होते हैं वो कन्नौज को नियंत्रण करने वाले सफल रहे, यानी कन्नौज को नियंत्रण करने में सफल रहे, ये बताया गया है। जो भोज शासक थे वो बहुत शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने कन्नौज के एरिया को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियंत्रित किया था, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। इससे अपनी राजधानी बनाई, इन्होंने क्या है इसे अपनी राजधानी बना ली और ने जो है पाल शासकों ने नारायण पाल को परास्त कर दिया। जो पाल शासक थे उन्होंने नारायण पाल को परास्त कर दिया और पश्चिमी हिस्से पर जो है अपनी जीत को लिख लिया, यानी जीत को हासिल कर लिया। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।